वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक जनरल ओवरव्यू की बात हमने कर ली है कि क्या एपोप्टोसिस होता है एंड क्या नेक्रोसिस होता है, किस प्रोसीजर के थ्रू या फिर किस मैकेनिज्म के थ्रू नेक्रोसिस होता है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगती हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ज्यादा वीडियो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिफरेंस के बारे में। तो इन जनरल अगर हम एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बारे में बात करें, दोनों ही क्या है, एक टाइप की सेल डेथ होती है। ठीक है, एक टाइप की सेल डेथ है, लेकिन क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। तो ये जो एपोप्टोसिस होती है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। ठीक है, एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। हमारी जो बॉडी होती है वो प्रोग्राम करती है कि इस इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर सेल की डेथ करनी है। नेक्रोसिस होता है प्रीमेच्योर और एक्सीडेंटल सेल डेथ। ठीक है, हमारी बॉडी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो ये अनकंट्रोल्ड प्रीमेच्योर एंड एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। सेकेंड है यहाँ पे अकर्स थ्रू द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। एपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो सेल होती है, ठीक है, जो सेल होती है वो सबसे पहले श्रिंक करना स्टार्ट करेगी। तो श्रिंक करके ऐसे हो जाएगी, उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियर या फिर इसके अंदर जो क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कंडेंस हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस की भी यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट यहाँ पे होती है श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फॉलोड बाय द कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। देन यहाँ पे कंडेंसेशन होती है न्यूक्लियस की। नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, नेक्रोसिस के अंदर स्वेलिंग होती है साइटोप्लाज्म की। यहाँ पे कोई श्रिंकेज नहीं होती है, यहाँ पे स्वेलिंग होती है, क्योंकि एक्सीडेंटल या फिर प्रीमेच्योर या फिर अनकंट्रोल्ड सेल डेथ के अंदर क्या होता है, वो सेल पहले फूलती है, स्वेल कर जाती है, फिर वो फट जाती है। तो उसके अंदर जो भी सेलुलर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं वो नेबरिंग एरिया के अंदर बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स कोज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे स्वेलिंग होती है साइटोप्लाज्म की एंड अलोंग विद द माइटोकॉन्ड्रिया फॉलोड बाय द सेल लाइसिस। एंड देन क्या होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे साथ में सेल करता है एंड फॉलोड बाय सेल लाइसिस। देन सेल का लाइसिस होता है, उस सेल वो सेल पूरी की पूरी ब्रस्ट हो जाती है एंड उसका कंपोनेंट बिखर जाता है, फिर उसको एनग्लफ कर लिया जाता है। तो ये होता है यहाँ पे नेक्रोसिस के अंदर। थर्ड पॉइंट है नेचुरली अकरिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब ये जो एपोप्टोसिस होती है, एपोप्टोसिस एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होती है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो बॉडी के अंदर बाय नेचर या फिर बाय डिफॉल्ट चलती रहती है। नेक्रोसिस क्या होती है, एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है, यानी लाइक हमारी बॉडी के ऊपर कोई पैथोजन आया या फिर कोई ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, या फिर कोई टॉक्सिन्स आ गए उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस यानी नेक्रोसिस चलनी स्टार्ट हो जाएगी एंड ये हमारे इम्यून सिस्टम को देन इंड्यूस करती है रिस्पॉन्स के लिए, कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि टॉक्सिन्स, ट्रॉमा, इन सब की वजह से ये हो सकता है यहाँ पे। और ये क्या होती है, एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमेटिन इज एग्रीगेटेड। यहाँ पे क्रोमेटिन जो है एग्रीगेट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है बहुत ज्यादा। नेक्रोसिस के अंदर नो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमेटिन, उसके अंदर तो सेल फूल के फट जाती है, ठीक है, तो वहां पे कोई क्रोमोसोम के अंदर या फिर क्रोमेटिन के अंदर कोई वहां पे स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते हैं, जैसा कि एपोप्टोसिस के अंदर होता है। यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे ये एग्रीगेट कर जाता है, कंडेंस कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे। एपोप्टोसिस एक कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे होता है। ये जो कैस्पेस होते हैं ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि इस सेल डेथ को, एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं। अपकमिंग वीडियो के अंदर हम डिटेल में कैस्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्रोसिस कैस्पेस इंडिपेंडेंट पाथवे चूज करते हैं, क्योंकि जब कैस्पेस एक्टिवेट या फिर रेगुलेट करने में फेल हो जाते हैं तब जाके नेक्रोसिस होता है। ठीक है, तब जाके क्या होता है, नेक्रोसिस को वो सेल चली जाती है। तो ये कैस्पेस इंडिपेंडेंट पाथवे होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट पाथवे होते हैं, इनको कैस्पेस की कोई जरूरत नहीं होती है।
नेक्स्ट है लोकलाइज्ड प्रोसेस डिस्ट्रॉइंग इंडिविजुअल सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, इंडिविजुअल सेल्स की ही डेथ होती है। और ये कैसे एक लोकलाइज्ड प्रोसेस है कि एक एरिया असाइन कर दिया कि इस एरिया के अंदर ये सेल है, इसी सेल की डेथ होगी यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसके एडजेसेंट में जो सेल है साथ में उनकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी है, ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल सेल को ही डिस्ट्रॉय करती है। अगर हम इसको थोड़ा सा और रिलेट करें तो ये देखो, हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैस्पेस डिपेंडेंट है। ये क्या होती है, एपोप्टोसिस कैस्पेस के ऊपर डिपेंडेंट है। और कोई भी चीज अगर डिपेंडेंट होती है तो वो कैसी होगी, वो लोकलाइज्ड होगी। यानी जैसे कि हम अगर वैसे बात करें कि कोई किसी के ऊपर हम जब डिपेंड रहते हैं तो हम उसके डिसीजंस के ऊपर और जो रोक टोक होती है उन सब के लिए क्या हो जाते हैं कि वो हमें माननी होती है। तो ये भी क्या हो जाता है, ये लोकलाइज्ड होता है कि उसने बोल दिया कि इस एरिया में रहना है तो वो इस एरिया में ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर हम डिपेंडेंट है। तो ऐसा ही एपोप्टोसिस के अंदर होता है, यहाँ पे कैस्पेस डिपेंडेंट होता है। एंड कैस्पेस ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो हम लोकलाइज्ड हो जाते हैं उस एरिया के अंदर। यानी कि उसका जो वहां पे एरिया होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो स्पेसिफिक पर्सन जो हमें बोलेगा हमें वही करना होता है, तो हम एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही काम करेंगे। तो ऐसा ही इसके अंदर होता है, ये कैसी हो जाती है, लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड प्रोसेस होती है जो कि इंडिविजुअल सेल को ही डिस्ट्रॉय करेगी। ऐसा नहीं कि आसपास को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये सिर्फ इंडिविजुअल पर्टिकुलर सेल को ही किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है। और नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, नेक्रोसिस के अंदर अफेक्ट कॉन्टेजियस सेल ग्रुप, जो भी नेबरिंग में सेल ग्रुप्स होंगी। ठीक है, जैसे कि ये सेल के ऊपर नेक्रोसिस हुई तो इसके नेबर में जो भी सेल्स होंगी उसके ऊपर भी कंटिन्यूटी के अंदर उनकी भी डेथ चलती रहती है, उनकी भी डिस्ट्रक्शन चलती रहती है। तो ये क्या होती है, नेक्रोसिस, ये अफेक्ट करती है कॉन्टिग्यूअस सेल ग्रुप्स को। ठीक है, पूरे सेल ग्रुप्स होंगे उनको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है फैगोसाइटाइज्ड आइदर बाय फैगोसाइट्स। ठीक है, फैगोसाइट्स जो होती है कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो कि एक प्रोसेस करती है फैगोसाइटोसिस, जिसके अंदर वो मटेरियल को एनग्लव करके उसको ब्रेक डाउन या फिर डाइजेस्ट कर लेती है। तो ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोइज्ड होती है या तो ये फैगोसाइट्स के थ्रू या तो एडजेसेंट सेल्स के थ्रू। यानी ये जो पर्टिकुलर सेल है इसके एडजेसेंट भी जो सेल्स है वो भी क्या कर सकती है, वो भी इसके ऊपर एक्शन शो कर सकती है, यानी वो भी इसको फैगोसाइटोइज्ड कर सकती है। तो एपोप्टोसिस के अंदर फैगोसाइटोइज्ड होती है आइदर बाय फैगोसाइट्स या तो एडजेसेंट सेल्स के थ्रू। नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ फैगोसाइट्स के थ्रू ही फैगोसाइटोसिस होता है या फिर ये फैगोसाइटोइज्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ्टन बेनिफिशियल, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लाइक कोई एक ऐसी सेल है जो कि जिसके अंदर डिजीज आ गई है या फिर वो अनफंक्शनल हो गई है या फिर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, एबनॉर्मल हो गई है, तो उस कंडीशन में उस स्पेसिफिक सेल को टारगेट करके किल कर दिया जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल सेल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये कैसी होती है, बेनिफिशियल होती है, ऑफ्टन ये बेनिफिशियल होती है। ऑल्दो एबनॉर्मल एक्टिविटी में कॉज डिजीज, लेकिन अगर यहाँ पे एपोप्टोसिस के अंदर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती है तो ये कोई डिजीज भी कॉज कर सकती है। तो ऑफ्टन यानी यूजुअली तो ये बेनिफिशियल ही होती है बॉडी के लिए। नेक्रोसिस ऑलवेज हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्रोसिस क्या होती है, हमेशा ही ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि एक तो वो उस सेल को ही किल करेगी, साथ में जो एडजेसेंट सेल ग्रुप्स होंगे उनको भी ये क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये क्या होती है, हार्मफुल होती है ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीलाइटिक डीएनए फ्रेगमेंटेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, लाइक डीएनए का कंडेंसेशन होता है, देन वहां पे ब्लैबिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और फिर छोटे छोटे वेसिकल्स वहां पे बन जाते हैं या फिर स्मॉल स्मॉल वहां पे सेल के पार्ट्स बन जाते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज जिनको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन होती है प्रीलाइटिक होती है। ठीक है, प्रीलाइटिक यानी सेल के खत्म होने से पहले ही क्या हो जाती है, ये फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन नेक्रोसिस के अंदर ये पोस्ट लाइटिक होती है।
पहले सेल का साइटोप्लाज्म, जो पहले सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस होती है, देन उसका साइटोप्लाज्म नेबरिंग एरिया के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, बिखरना स्टार्ट हो जाता है। फिर वहां पे न्यूक्लियस जो है उसकी बारी आएगी सेल के अंदर, एंड देन वो क्या होगा, उसके अंदर जो भी न्यूक्लियर कंपोनेंट है या फिर डीएनए है उसका फ्रेगमेंटेशन होगा। तो यहाँ पे पोस्ट लाइटिक होता है, यानी कि सेल का पहले लाइसिस हो जाता है, देन वहां पे डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है। लास्ट पॉइंट इज द इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग द सेल नंबर इन द बॉडी। जो बॉडी के अंदर सेल नंबर होता है, यानी कि ये एक है या ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो नेचुरली जो सेल नंबर होता है बॉडी के अंदर उसको ये कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। सेल नंबर को बॉडी के अंदर ये कंट्रोल करके रखेगी। एंड नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। ये यहाँ पे क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है उसको इंड्यूस करने का काम करती है, एंड डिफेंडिंग द बॉडी फ्रॉम पैथोजन, पैथोजन से बॉडी को डिफेंड करने का काम करती है। तो ये होता है यहाँ पे नेक्रोसिस के अंदर। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस के अंदर, ठीक है। एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है जो कि रेगुलेटेड होती है। इसके अंदर श्रिंकेज होती है साइटोप्लाज्म की, एंड देन यहाँ पे कंडेंसेशन होता है न्यूक्लियस का। इसके अलावा क्रोमेटिन एग्रीगेट हो जाता है, कैस्पेस डिपेंडेंट होती है, लोकलाइज्ड होती है, लोकलाइज्ड प्रोसेस होती है जो कि इंडिविजुअल सेल को ही क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। बेनिफिशियल होती है यूजुअली, एंड यहाँ पे प्री लाइटिक डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है, सेल नंबर को ही कंट्रोल करती है प्रोसेस। नेक्रोसिस के अंदर क्या होगा, नेक्रोसिस के अंदर इन्फ्लामेशन भी होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। तो नेक्रोसिस के अंदर प्रीमेच्योर और एक्सीडेंटल सेल डेथ यहाँ पे इंक्लूड होती है। कैस्पेस इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको कैस्पेस की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे सेल की श्रिंकेज नहीं, यहाँ पे सेल की स्वेलिंग होती है, देन सेल का लाइसिस हो जाता है। एंड इसके अलावा ये एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करती है एंड पैथोजन से बॉडी को डिफेंड करके रखती है। एंड इसके अलावा ये एक कॉन्टिग्यूअस सेल ग्रुप को अफेक्ट करती है, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे क्रोमेटिन के अंदर नहीं होते हैं, एंड ऑलवेज हार्मफुल होती है ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये हमने डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन कैस्पेस के बारे में, जो कैस्पेस होते हैं जो कि एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैकेनिज्म होता है एपोप्टोसिस का, कि कौन से पाथवे है जिसमें ये कैस्पेस काम करते हैं और फिर सेल का लाइसिस या फिर सेल की डेथ करते हैं, या फिर इंडिविजुअल और स्पेसिफिक सेल की डेथ की जाती है। तो ये सब टॉपिक्स हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक यूनिट या फिर टॉपिक अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या तो जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर या चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर भी लिंक्स हैं, वहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।